स्वागत है आप सभी का माया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 500 एमसीक्यूज के पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी आर्थिक प्रभाव को डिस्कस करेंगे। आर्थिक प्रभाव प्लस 1857 की क्रांति से संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक कार्यों को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो इसमें पूछा है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है, तो किसके संबंध में दी है? इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धन का निकास। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में अंतर्विरोधों की श्रृंखला पैदा की, वे अंतर्विरोध क्या थे? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए, बी और सी ये तीनों सही है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग ने कहा था। जो फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में धन का निकास का क्या तात्पर्य है, यानी धन के निकास का तात्पर्य पूछा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो धन बाहर जाता है उसके बदले में कुछ नहीं प्राप्त होता है। कहने का मतलब है ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार ने जो धन या जो राजस्व इकट्ठा किया था उसको कहां कहां भेजती थी? अपने ब्रिटेन में। इसीलिए कहा गया है कि जो धन बाहर जाता है उसके बदले में कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो धन के निकास का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के किस चरण से होकर गुजरा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक, दो और चार। पहले वाणिज्यवाद आया था, उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद, फिर औद्योगिकवाद। ये कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण का क्रम कौन कौन सा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले आता है वाणिज्यवाद, फिर सेकंड नंबर पे आता है वित्तीय पूंजीवाद और थर्ड नंबर पे औद्योगिकवाद। छठवां जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई विकास ना होने का मुख्य कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो छठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की वरीयता देना। सातवां जो क्वेश्चन है, ईस्ट-मरारी बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19% हिस्सा आता था इसके अंतर्गत। ये जो बंदोबस्त या जो व्यवस्था थी भू राजस्व की, ये आया था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1793 ईस्वी में। इस भू राजस्व की जो व्यवस्था थी ये एक अस्थायी व्यवस्था थी, अस्थायी भू राजस्व की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता था? तो बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल होता था इसमें? वाराणसी। तो टोटल भारत का 19% हिस्सा इसमें शामिल था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं जमींदार वर्ग। यानी एक नए वर्ग का जन्म होता है इस मरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जिसका नाम है जमींदार वर्ग। और जो इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूल की जाती थी वो जमींदारों के द्वारा, वो 10/11 भाग ये किसको दिया जाता था? कंपनी को। प्लस 1/11 भाग होता था वो कौन रखता था? जमींदार अपने पास रखते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, लगान का जो दर होता था वो 10/11 भाग कंपनी अपने पास रखती थी और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। अगर पूछा जाए आपसे किस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में एक नए वर्ग यानी जमींदार वर्ग का जन्म हुआ है, तो आपको बताना होगा ईस्ट मरारी बंदोबस्त के अंतर्गत। आठवां जो क्वेश्चन है, बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को कब शामिल किया गया? यह अधिनियम पूछा है कब आया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम,
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में आया था। नौवां जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंबई और मद्रास में। 10वां जो क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक दो और तीन तीनों सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयतों को पट्टे पर जमीन देती थी। और जो थर्ड इसका स्टेटमेंट है, भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण के पश्चात कर लगाया जाता था। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 11वां जो क्वेश्चन है, असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुरानी चाय कंपनी है, इसका नाम है द असम चाय कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1839 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये तीनों थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। 13वां जो क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। इसी बुक में इन्होंने इसी बुक ये बुक का नाम है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में इन्होंने धन के निकास से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 14वां जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवादी दल पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये कब चुने गए थे दादा भाई नौरोजी, किस सन में? तो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल से इन्होंने टिकट प्राप्त किया था और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़के जीते थे। 15वां जो क्वेश्चन है, अन औद्योगिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15वें का वो होगा सी, एक और दो दोनों सही है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति से ब्रिटेन के पूंजीपतियों को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी, जिससे भारत ब्रिटिश उपवादों का एक बाजार बनकर रह गया था। तो ये दोनों सही है। 1813 में आया था एक अधिनियम, उसी के द्वारा क्या किया गया था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस एकाधिकार समाप्त होने के बाद जो ब्रिटेन के बाकी जो पूंजीपति थे उनको क्या किया था, पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई थी। उसके बाद से जो भारत था वो केवल केवल ब्रिटेन का क्या बन गया था, एक बाजार बनकर रह गया था। 16वां जो क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। इसमें दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यह करेक्ट आंसर है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या कर भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। 17वां जो क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने कहा था। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थर कॉटन। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, यह आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 20वां क्वेश्चन है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? स्टेटमेंट है ये, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21वां जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी द्वारा आर्थिक अधिशेष को हड़पने की नीति क्या थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट सही है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार को बढ़ाते रहना। दूसरा है, भारतीय राजाओं से जबरदस्ती हड़पे गए उपहार। तीसरा है, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई लगान, यहां देखिए लग्न लिखा है, गलत है, लगान की मांग। चौथा है, भारतीय वस्तुओं के निर्यात से होने वाला मुनाफा। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं।
22वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1980 में नहीं आया था। ये आया था 1980 बोल रहा हूं, ये 1880 में नहीं आया था। ये आया था 1889 ईस्वी में, 79 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में आया था। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है, ये 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था, 1886 में अवध लगान अधिनियम आया था, 1883 में दक्कन काश्तकारी अधिनियम आया था। इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम कब कब आया था। 23वां जो क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रथा भारत के किन क्षेत्रों में लागू थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4, यानी अवध में आया था महलवाड़ी व्यवस्था, और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब वगैरह में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, रैमजे सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था रैमजे ने नहीं लाया था। किसने लाया था? ये कॉलिन स्कॉट, कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ। जो सिंचाई व्यवस्था आई थी वो कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ के द्वारा लाई गई थी। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25वें का ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, 3 ये सही है। बाकी जो चौथा स्टैंडर्ड है, उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था, ये कैप्टन रीड के द्वारा नहीं लाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर भारत में जो भूमि व्यवस्था थी वो किसके द्वारा लाई गई थी। 26वां जो क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में रेल निर्माण का कार्य गारंटी पद्धति के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन इस पद्धति के बारे में सत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो देख लीजिए, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 ये तीनों सही होगा। देखिए, रेल निर्माण कंपनियों को उनकी पूंजी पर ब्याज देना होता था। पूंजी पर 5% लाभ की गारंटी दी गई थी, और अगर 5% से कम लाभ होता था तो उसका क्या किया सरकार के द्वारा उसको दिया जाता था। जबकि जो चौथा कह रहा है कि उन्हें किराया तय करने की पूरी छूट थी, ये स्टेटमेंट गलत है चौथा वाला। तो 1, 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भूमि की बढ़ती हुई मांग के निम्न कारण में से कौन सा कारण सही है? यानी 19वीं सदी में भूमि की बढ़ती हुई मांग के कारण कौन कौन से थे ये बताना है आपको। तो जो 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4, यानी औद्योगिकरण का अभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या, और चौथा है कुटीर उद्योगों का विनाश। 28वां क्वेश्चन देख लीजिए, 20वीं सदी में नील उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील उद्योग से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है हिस्ट्री से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 28वें का वो होगा ऑप्शन ए, कृत्रिम नील के उत्पादन से नील उद्योग के पतन का मुख्य कारण था। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में बैंक का स्वरूप क्या था? तो ये विदेशी बैंक का स्वरूप था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, 30 से लेके जो 50 तक के एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप पहले देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहली बात तो है, उस जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो गवर्नर जनरल थे कैनिंग। ठीक है। और 1857 का जो क्रांति हुआ था तो उसका प्रतीक क्या था? प्रतीक भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो कमल और रोटी। जो थर्ड हमारा पॉइंट है, उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था क्रांति के समय? तो ब्रिटेन का राजा कौन था? उनका नाम है पाम्स्टन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चौथा पॉइंट है वो है कंपनी का उस समय मुख्य सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सेनापति का नाम क्या था? जॉर्ज अनिशन। मुगल राजा कौन था 1857 की क्रांति से? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय मुगल राजा कौन था? उनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। और देख लीजिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब विद्रोह प्रारंभ हो गया था, ठीक है, तो उस समय
जो कंपनी के मुख्य सेनापति थे जॉर्ज एलिंसन उनका नाम है। और जो क्रांति हो गई थी उसके पश्चात मुख्य सेनापति कौन था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस समय मुख्य सेनापति थे कॉलिन कैंपबेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। ब्रिटेन के राजा थे पाम्स्टन। 1857 की क्रांति के समय जो सेनापति था, मुख्य सेनापति, उसका नाम था जॉर्ज एलिंसन। मुगल राजा थे बहादुर शाह द्वितीय। अब विद्रोह प्रारंभ होने के पश्चात जो सेनापति थे उनका नाम था कॉलिन कैंपेबल। ठीक है। अब ये देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा है कब शामिल की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। पहले क्या होता था, पुराने लोहे वाली बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन ब्राउन बेस। उसके स्थान पर कौन सी बंदूक लाई गई थी, एनफील्ड राइफल लाई गई थी। कब, दिसंबर 1856 में। 31वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करना। 32वां क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल पांडे से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में। देखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, ये बैरकपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो बैरकपुर में सैनिकों ने क्या किया था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट को पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। इसीलिए मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। फांसी भी पूछा जाता है, फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल, ये डेट आपको ध्यान रखना है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये डेट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल 1857 को, सॉरी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और इन्होंने विद्रोह कब किया था, 29 मार्च 1857 को किया था। ये बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। 33वां जो क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे। ठीक है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये जो सिपाही थे मंगल पांडे। 34वां जो क्वेश्चन देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खान को दी थी। ठीक है। विद्रोह के समय जो वास्तविक नेता थे वो कौन थे, बख्त खान ही थे, जिसको बहादुर शाह ने क्या किया था, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। और देखिए बख्त खान का एक जगह और नाम आता है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। आंग्ल अफगान जब युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेजों की तरफ से बख्त खान ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी बख्त खान ने। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो 35वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ निम्न में से किस एक स्थान से हुआ था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, ये भी डेट आप ध्यान रख लीजिए, 10 मई 10 मई 1857 को ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। कहां से, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 36वां जो क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली घटना स्वतंत्रता संग्राम से कौन सी थी, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। देखिए 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई थी और 11 मई को सैनिक क्या किए थे, ये दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए थे। और उन्होंने अपने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से ये अपील की थी कि वो विद्रोह का नेतृत्व करें। ठीक है। किसने कहा था, सैनिकों ने। सैनिकों की एक झुंड पहुंची थी दिल्ली पर। उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय से ये आग्रह किया था कि वो विद्रोह का नेतृत्व करें। ठीक है। अब देखिए हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व कब किया गया था, ये सन आप ध्यान दीजिएगा। तो ये किया था इन्होंने 30 मई को। ठीक है। और जो झांसी की रानी, इन्होंने कब ये विद्रोह की कमान संभाली थी, तो 4 जून 1857 को इन्होंने कमान संभाली थी। ठीक है।
37वां क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे पुनः अधिकृत किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37वें का ऑप्शन सी, दिल्ली को अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः यानी अपने कब्जे में लिया था। सबसे पहले दिल्ली को उन्होंने कब्जे में लिया था। ठीक है। और किसके द्वारा कब्जे में लिया था यह भी कभी कभी पूछा जाता है। इनका नाम है कैप्टन कैप्टन निकोलसन। इनके द्वारा दिल्ली को कब्जे में लिया गया था। ठीक है। और देख लीजिए, कानपुर में किसके द्वारा कब्जे में लिया गया था? तो कानपुर में थे कैंपेबल कैंपेबल ठीक है। झांसी में थे ह्यूरोज झांसी में ह्यूरोज थे। जबकि लखनऊ में कैंपेबल थे। इलाहाबाद इलाहाबाद प्लस फैजाबाद, इन दोनों को कौन पुनः कब्जे में लिया था? कौन सा अंग्रेज सेनापति था? उनका नाम था कर्नल कर्नल नील। कर्नल नील के द्वारा इलाहाबाद और फैजाबाद को क्या किया था? पुनः कब्जे में लिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है, कानपुर में थे कैंपेबल, झांसी में थे यूरोज, लखनऊ में थे कैंपेबल। ठीक है, लखनऊ और कानपुर में। जबकि इलाहाबाद और फैजाबाद में कौन थे? कर्नल नील। और दिल्ली में कैप्टन निकोलसन के द्वारा पुनः कब्जे में लिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38वां, 1857 के संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि है ऑप्शन डी, ग्वालियर में है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन देख लीजिए। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी का विलय कब किया? ऊपर बताया गया था। झांसी से संबंधित कौन थे? हीरोज थे। उन्होंने कब इसको अपने कब्जे में लिया था? 39वां जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 में। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा 1857 का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? तो हजरत बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40वें का ऑप्शन ए, 30 मई 1857। 31वां क्वेश्चन है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा कि भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत एक अकेली मर्द थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का वो होगा ऑप्शन ए, ह्यूरोज ने कहा था। झांसी को जो कब्जे में अपने लिया था वो हीरोज ने ही लिया था। और हीरोज ने ही लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत यानी महिला अकेली एक मर्द थी। 42वां क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? अंग्रेजों द्वारा उसे बंदी बनाकर मार दिया गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तात्या तोपे। तात्या तोपे के ही मित्र थे मान सिंह। ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये मान सिंह ने ही तात्या तोपे को धोखा दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तात्या तोपे को बंदी बनाकर मार दिया। 43वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनीराम दत्त। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहादत खान ने। 45वां क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। कब? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है। इसी ग्वालियर के सिंधिया के बारे में कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी इस युद्ध में विद्रोह में शामिल हो जाता तो उसका, कैनिंग का कहना था कि मुझे यानी कैनिंग को कल ही बोरिया बिस्तर बांध के क्या करना, वापस इंग्लैंड जाना पड़ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने ही अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 की क्रांति में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके प्री एग्जाम में। 46वां क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ प्रभावित था, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये तीनों तो नहीं होगा। जो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर होगा, चित्तौड़। 47वां क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित था? ये बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र इसमें प्रभावित नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 4 यानी मुंगेर जो क्षेत्र था ये
प्रभावित नहीं था 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय। 48वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो 48वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 चारों ये जो विकल्प हैं ये सही सुमेलित हैं। दिल्ली में बख्त खान थे, अवध में मौलवी अहमदुल्ला, आरा में कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब थे। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है विकल्प? इसका जो 49वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये चारों सही सुमेलित हैं। फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर में थे अजीमुल्लाह शाह, लखनऊ में हजरत महल और झांसी में लक्ष्मीबाई। लास्ट क्वेश्चन है 50वां 50। भारतीय भाषा में 1857 के संग्राम के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। इनकी जो बुक का नाम था वो भी आप देख लीजिए, कभी कभी बुक भी पूछा जाता है। तो बुक का नाम था असबाब असबाब ए बगावत ए हिंद। ये पुस्तक जो थी भारतीय भाषा में लिखी गई थी, 1857 की क्रांति से संबंधित है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सैयद अहमद खान। इनकी बुक का आप नाम एक बार ध्यान दीजिएगा, असबाब ए बगावत ए हिंद इनकी पुस्तक का नाम था। तो ये जो 50 एमसीक्यूज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें हमने 1857 की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे उसको डिस्कस किया है, प्लस ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है भारत पर उससे संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बाद यानी जो अन्य क्रांति या विद्रोह हुए हैं भारत में उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।